नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के विषय हिंदी गद्य खंड पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसके लेखक श्यामाचरण जी दुबे, जिन्होंने उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में बताया है। प्रख्यात समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। श्यामाचरण जी वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहावसान सन 1996 में हुआ था। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समाज का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को भी तार्किक विश्लेषण के साथ अत्यंत सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। आज बाजार में कई वस्तुओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसके कारण मनुष्य उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहे हैं। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम विज्ञापनों को देख देख कर उन्हें खरीदने के लिए लालायित होते हैं। फलानी वस्तुओं में ये प्रचार हो रहा है, फलाना टूथपेस्ट अच्छा है। इस प्रकार हम उन वस्तुओं को खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, उसके क्या गुण हैं, वो गुण योग्य है कि नहीं, लेकिन हम प्रचार की बातों पर ही विश्वास करके उसे खरीदने के लिए लालायित रहते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जो व्यक्ति समाज में संपन्न है या धनी, उन्हीं के द्वारा इन वस्तुओं को खरीदा जाता है, क्योंकि प्रचार के माध्यम से इन वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो प्रचार में खर्च करते हैं। तो इस प्रकार कीमती वस्तुओं को खरीदना केवल धनी वर्ग का काम है। साधारण लोग इनको केवल देखने के लिए ही लालायित रहते हैं कि किस प्रकार हम इसे खरीद सकें, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाह से देखते हैं और कुछ खरीदने की प्रयास भी करते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। आज हमारी सभ्यता ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही है, इस प्रकार की वस्तुओं के प्रचार से हमें चिंता लगी रहती है कि जो कमजोर वर्ग के हैं वो भी इन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें किस प्रकार के कार्य करने होंगे, ये समाज के लिए बहुत ही है। जैसे उपभोक्तावाद में परोसा है। आज प्रचार प्रसार और विज्ञापनों के माध्यम से जिन वस्तुओं की गुणवत्ता बताई गई है और जिन्हें देखकर साधारण मनुष्य भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है, लेकिन मूल्य अधिक होने के कारण उन्हें खरीद नहीं पाता। तो इस प्रकार समाज में असंतोष बढ़ता है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता, अर्थात जैसे जैसे वस्तुओं का प्रचार और प्रसार होगा, हमारे सभ्य समाज में कुछ अशांति बढ़ेगी और विषमता भी बढ़ेगी। धनी लोग उसे खरीद पाएंगे और निम्न वर्ग के उसे नहीं खरीद पाएंगे। इस प्रकार उनके बीच में विषमता की खाई गहरी होती जाएगी और समाज असंतुष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। आधुनिक युग में, जो प्राचीन काल में लोग दातुन से काम चला लेते थे,
लेकिन आजकल टूथपेस्टों के कारण उसे ग्रहण करना चाहते हैं। तो अर्थात जो प्राचीन संस्कृति थी धीमे धीमे बदल जाती है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का, और उसके साथ जो आजकल विज्ञापन बढ़ रहे हैं, प्रचार बढ़ रहा है, इसे उपभोक्तावाद कहते हैं। ये उपभोक्तावाद का दर्शन भी बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, यानी चारों ओर ये कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाओ, ऐसा सोच चारों ओर मचा हुआ है। यह उत्पादन आपके लिए है, अर्थात जो उत्पादन होगा वो आपके लोगों के लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या ही बदल गई है, अर्थात जो मनुष्य दिन भर परिश्रम करके रूखी सूखी काटकर सुख शांति प्राप्त करता था, आज उसकी परिभाषा भी बदल गई। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, अर्थात वस्तुओं का भोग करना ही सुख है। ऐसा बदलाव आज के समाज में आ चुका है। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। उत्पाद आपके लिए है, महंगी भी है, लेकिन उनके कारण आपका चरित्र भी बदल जाता है। जो मनुष्य ईमानदार होता है वो भी अधिक धन कमाने के लिए सोचता है, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अर्थात किसी भी प्रकार आप उस उत्पाद को खरीदना चाहते हैं, उसके लिए चाहे आपको कोई बेईमानी ही क्यों न करनी पड़े। विलासता की सामग्रियों से बाजार भरा हुआ। आजकल सुख सामग्री और विलास भोग विलास की वस्तुओं से बाजार में सामानों की कमी नहीं। तो आपको लुभाने की जीतों कोशिश के में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को लीजिए, जो प्रतिदिन आपके दैनिक जीवन में काम आती है उन वस्तुओं को लीजिए, जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट चाहिए, देखिए प्रचार के लिए विज्ञापन किस प्रकार करता है। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, अर्थात यह टूथपेस्ट दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। अर्थात दांतों के लिए तो दांतों को मजबूत बनाता है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है, पूर्ण रूप से दांतों को सुरक्षा देता है। इस प्रकार के जब विज्ञापन आएंगे तो इसे खरीदने के लिए मनुष्य लालच। और कुछ वैज्ञानिक ये करते हैं, वह सबके 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। कभी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई कहता है कि इस पेस्ट में मैजिक फार्मूला बना हुआ है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, यानी कोई अपने टूथपेस्ट को बबूल और नीम के गुणों से भरपूर बताता है। कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मानव वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। कोई कहता है कि प्राचीन काल में इन ऋषि मुनियों ने इसमें इस प्रकार की खनिज शक्तियों और कुछ औषधियों का मेल किया, जिसके कारण ये टूथपेस्ट बना है, जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो लोग उसे खरीदने के लिए लालच रहते हैं। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। यदि आपने गुणवत्ता के पेस्ट को खरीदा है तो उसके लिए साधारण ब्रश से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए भी अच्छा ब्रश ही खरीदना पड़ेगा। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। पहले लोग दातून से दांतों को साफ करके उसे ही चमकीला बनाते थे, मुंह की दुर्गंध दूर करते थे। लेकिन अब मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए हमें माउथ वॉश चाहिए। माउथ वॉश चाहिए जो आपके मुंह की गंदगी को दूर कर सके, यानी एक खर्च और भी बढ़ गया। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा। सूची तो बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन इतनी वस्तुओं से ही आपका बिल इतना हो जाएगा कि आपको कुछ परेशानी हो, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करते, जिनका प्रसार टीवी में या अखबार में होता है। आप उन्हीं ब्रांडेड वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें लिखा होता है कि ये ब्रांडेड वस्तु है।
सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। अर्थात सौंदर्य प्रसाधनों की इतनी ज्यादा वृद्धि है कि उससे बाजार भरे पड़े हैं। हर उपभोक्तावाद की संस्कृति माँ उसमें नए नए उत्पाद जोड़ते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज खुशबू है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है। उन्होंने कहा इसमें नींबू की सुगंध है, इसे आप खरीद लीजिए। दूसरा पसीना सोखता है, अर्थात दूसरे साबुन की गुण है कि पसीने को आपकी बदबू को रोकता है। तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है, अर्थात कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य। उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो आप ये वस्तु खरीदिए। यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बना साबुन है, अर्थात वो बताते हैं कि ये साबुन शुद्ध गंगा जल से बना हुआ है, जो आपको फायदेमंद होगा, आपके शरीर को पवित्र रखेगा। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात। अर्थात जो धनी महिलाएं हैं उनकी सौंदर्य टेबल पर तो 30-40 हजार की वस्तु वैसे ही सजी रहती हैं। एक से एक अच्छी क्रीम, एक से एक अच्छे माउथ वॉश, दूसरे अनेक प्रकार के शैम्पू और स्प्रे वगैरह उनकी मेज पर सजे, जिससे उनका बिल हजारों का हो जाता है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा कहते हैं। अर्थात वो परफ्यूम भारत से न खरीद कर पेरिस से मंगाती है, जिसके कारण उसका मूल्य इससे 4 गुना हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आने जाने अन्य खर्चों में इसका मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो समाज में आपकी हैसियत जताती है। अर्थात हम पेरिस का परफ्यूम लगाते हैं तो आपकी हैसियत बढ़ जाती है कि भैया ये इंडिया का बना नहीं बल्कि पेरिस के बने हुए परफ्यूम को लगाते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। प्राचीन काल में लोग साबुन और तेल से अपना काम चला लेते थे, उन्हें अन्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती थी। पर आप आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए, यानी उन्हें शेव के बाद कोलोन लगाना भी जरूरी है। पहले भी दाढ़ी ऐसे ही बना लेते थे और फिटकरी लगा लेते थे, लेकिन अब कई साधन है कि कोलोन लगाना जरूरी है, जर्म स्नातक है। तो अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जोड़ देंगे, अर्थात बनाने के बाद आपको इस प्रकार के अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पाठ के प्रारंभ अंश में लेखक हमारी जीवन शैली में हुए बदलाव की बात करता है, अर्थात आज हमारे जीवन में किस प्रकार का बदलाव आ गया है। वह कहता है कि आज के समय में अभी कुछ धीरे धीरे बदलाव की ओर अग्रसर है। वह कहता है कि एक नई जीवन शैली अस्तित्व में आ रही है और उसके साथ एक नवीन दर्शन, उपभोक्तावाद का जीवन दर्शन पैदा हुआ है। इसमें चारों तरफ उत्पादन की वृद्धि करने की पर जोर है। लेखक कहता है कि उत्पादन हमारे लिए अर्थात जन सामान्य के लिए वह इतना है कि सुख की परिभाषा व्याख्या बदलती है। पहले जो वो मनुष्य मेहनत करके रूखा सूखा जो मिल जाता है उससे सुख शांति प्राप्त करता था, अर्थात खाने की कमी ना हो, पहनने की कमी ना हो तो मनुष्य सुखी माना जाता था। परंतु आज भोग उपभोग का नाम ही अब सुख हो गया है। सैकड़ों वस्तुओं को भोग करना ही आज हमें सुख शांति प्रदान करता है। लेकिन लेखक यह इशारा करता है कि आज के माहौल में आम आदमी का चरित्र भी बदलता जा रहा है। अब उत्पाद ही केवल उसके लिए नहीं, अभी तो वह उत्पादों के लिए, उनके उपभोग के लिए समर्पित होते जा रहा है। अर्थात वह उत्पादों को खरीदने के लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े या कुछ बेईमानी भी करना पड़े, उसके लिए उसे खरीदना चाहता है। इसके लिए उसे कुछ बुरी आदतें भी सीखनी पड़ती है, कुछ रिश्वत लेना भी पड़ता है। लेखक इसे सिद्ध करने के लिए दैनिक उपयोग में तमाम वस्तुओं का उदाहरण देकर तुलनात्मक अध्ययन से उपर्युक्त तथ्य को स्पष्ट करता है। निश्चित रूप से यह कड़ी
बहुत ही भयानक है। यह और भी खतरनाक तब हो जाती है जब हम विलासिता के साधनों के उपयोग उपभोग को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देते हैं। फलाना ये परफ्यूम उपयोग कर रहा है, हमें भी उसी परफ्यूम को करना है, जबकि हमारी हैसियत उतनी नहीं है। इसके लिए हमें बेईमानी भी करनी पड़ती है। इसके कारण मनुष्य पथभ्रष्ट होता जा रहा है। वर्तमान समय में ऐसा ही हो रहा है। छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अर्थात ये तो सौंदर्य प्रसादों की बात थी, अब वस्त्र की बात देखिए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक मतलब माल। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे हैं। पिछले वर्ष के फैशन में इस वर्ष शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी। अर्थात साधारण लोग समय देखने के लिए घड़ी का उपयोग करते थे। उससे यदि यही काम लेना है तो 400-500 में मिल जाएगी। अर्थात यही हमें लेना है तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। अर्थात समय के लिए पहले 400-500 में मिल जाती थी, लेकिन अब हैसियत जताने के लिए आप लाखों की 50,000 या इससे ऊंची की वस्तुएं भी ले सकते थे। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। चाहे आप संगीत के बारे में जानते हो, उसके बारे में समझ सकते हो, लेकिन नहीं, म्यूजिक के लिए हमें कीमती म्यूजिक सिस्टम खरीदना पड़ता है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकते। अर्थात जब उसके बारे में जानते नहीं, उसे ठीक से चला भी नहीं सकते, तो फिर ऐसी वस्तुओं खरीदने से क्या लाभ। लेकिन लोग ऐसा करते हैं। कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखाने के लिए उन्हें खरीदने वाले की संख्या कम है। कुछ लोग तो काम के लिए कंप्यूटरों का उनके उपयोग में आता है, और कुछ लोग अपने सम्मान को दिखाने के लिए, व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं, जबकि उनके यहाँ उसका उपयोग नहीं होता। खाने के लिए 5 सितारा होटल, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। अर्थात 5 सितारा होटल में जिनका खर्चा बहुत महंगा है, और विवाह शादियाँ आप साधारण से होटल में कर सकते हैं। खाने के लिए आप साधारण से होटल में खाकर कम में ही अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए लोग 5 सितारा होटल में खाना खाने जाते हैं, वही चाय पीते हैं। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल, बड़े बड़े शहरों में जैसे देहरादून, कोटा, इनमें बड़े बड़े 5 सितारा स्कूल है, जहाँ की फीस ही बहुत ज़्यादा है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। तो भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का भी प्रबंध कर सकते हैं। अर्थात वहाँ मृत्यु के पहले ही मनुष्य अपने संस्कार का विधान कर सकता है। लेकिन अभी भारत में ऐसी प्रथा नहीं है। न यहाँ अभी उतने कॉलेज 5 सितारा जहाँ पर आप इतना कर सकते हैं। हाँ, कुछ विकसित शहरों में इस प्रकार की समस्या एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास हो। अर्थात आप मरने के पहले ये कर सकते हैं कि हमारी कब्र के चारों ओर हरी भरी घास हमेशा बनी रहे। इसके लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं। मन चाहे फूल होंगे और उस कब्र के चारों ओर फूल लगे होंगे। चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि निरंतर संगीत। आप अभी से उसका ऐलान कर सकते हैं। चाहे अब वहाँ चारों तरफ फव्वारे भी लगे होंगे और मधुर मधुर संगीत भी चल रहा होगा। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद हों। यह है एक छोटी सी झलक
उपभोक्तावादी समाज। अर्थात लेखक यहाँ एक उपभोक्तावादी समाज की छोटी सी झलक प्रस्तुत कर रहा है। वो बता रहा है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति को पढ़कर लोग कितने भ्रमित होते जा रहे हैं। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही स्पष्ट राइट चॉइस देती है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आते। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे, उपभोक्तावाद की संस्कृति से जूझ रहा है। जो आज अमेरिका में हो रहा है तो यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा करें, जिसके कारण लोग परेशान हैं। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। अर्थात जो प्राचीन काल में सामंती प्रथा यहाँ थी, अब वो बदल चुकी है और उसके अनुसार हमारे खान पान भी बदल चुके हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बातें कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। जो हमारी परंपराएं थी वो धीरे धीरे घट रही हैं और नई जुड़ती जा रही है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, जो हमारी आस्थाएं थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले लोग ईश्वर में विश्वास किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन अब धीमे धीमे वो भी समाप्त होता जा रहा है। और प्राचीन काल में जो यहाँ की वधुएं थी वो घूंघट प्रथा थी, लेकिन आजकल उसका प्रथा उल्टा होता जा रहा है। कड़वा सत्य तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बढ़ रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार पश्चिमी देशों में संस्कृति फैली हुई है, उस प्रकार का बोलबाला यहाँ कर रहे हैं, जबकि हमारे वातावरण एक दूसरे से भिन्न है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, हमारी नई संस्कृति अनुकरण अर्थात दूसरे की देखा देखी कार्य करना अनुकरण कहलाता है। उसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं। हम आधुनिकता से झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छठम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अर्थात उनमें इतना दिखावा है कि हम उन वस्तुओं को देखकर उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे खरीदने का प्रयास करते हैं। अंततः हम संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। अर्थात इस प्रकार की सोच जब हम रखेंगे तो हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये वातावरण पश्चिमी देशों के अलावा भिन्न है। वहाँ ठंडा वातावरण है और यहाँ गर्म वातावरण है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो हमारे सीमित संसाधन है जैसे जल, इनका घोर अपव्यय हो रहा है, यानी लोग पानी बहा रहे हैं। धीमे धीमे ये संसाधन भी समाप्त हो जाएंगे। जीवन की गुणवत्ता आलू की चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही भी अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक ही हैं, पर वे पूरा खाद्य समाज में वर्गों की दूरी बढ़ा रहे हैं। सामाजिक सारोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी। अर्थात देखने वालों की संस्कृति जैसे जैसे फैलती जाएगी, वैसे हमारे मन में भी अशांति बढ़ती जाएगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, पर लक्ष्य भ्रम से पीड़ित है। अर्थात जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी उसका धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है, यानी कम होती जा रही है, और हम पश्चिमी सभ्यता के आगोश में डूबते जा रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मापदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है। स्वार्थ
परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेंगी यह दौड़, ये किसी को नहीं मालूम। इसमें एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि यह दौड़ कब समाप्त होगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। यानी गांधी जी ने कहा था कि जो स्वस्थ संस्कृति उसे हम ग्रहण करें, उसके लिए हम हमेशा अग्रसर रहें, किंतु हम अपनी बुनियाद पर काम रहें, जो हमारी प्राचीन संस्कृति उसको न भूलें। उपभोक्ता की संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। अर्थात लेखक उपभोक्तावादी समाज की झलकियां प्रस्तुत करने के बाद टिप्पणी करता है कि जिस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास अमेरिका और पाश्चात्य सभ्यता के देशों में हुआ, वह हमारे देश में भी आ सकता है, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों ना हो। लेखक बताता है कि प्रतिष्ठा में अनूप लोग होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद हों अथवा अन्य किसी तरह के। लेखक कहता है कि विशिष्ट जनों के इस फैशन और जीवन दर्शन को सामान्य जन बड़ी ललचाई और सतृष्ट नजरों से देखता है। वह कहता है कि इसी उपभोक्तावाद की संस्कृति और जीवन दर्शन का हमारे देश में होना विकास गंभीर विचारधारा का विषय और वर्तमान की मुख्य चिंता है। वह कहता है कि विलासी सामंती संस्कृति भारत में पूर्व काल से अस्तित्व में रही है। उपभोक्तावाद इसी से जुड़कर अपने पांव पसार रहा है। आज हमारे यहाँ सामंती संस्कृति का मुहावरा थोड़े बदले रूप में सामने आ रहा है, अर्थात जो हमारी पुरानी सभ्यता थी बदले हुए रूप में प्रस्तुत हो रही है। आज के समाज में दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ी है, अर्थात प्राचीन समाज में दिखावे की प्रवृत्ति नहीं होती थी, लेकिन आज के समाज में ये दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लक्ष्य भ्रम बढ़ता जा रहा है, समाज में व्यक्ति केंद्रीय बढ़ी है। लेखक इसे भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती और खतरे की घंटी मानता है। लेखक यहाँ गांधी जी की उस टिप्पणी को, जिनमें उन्होंने इस खतरे के बारे में बताया है, वह भी उद्धृत करता है। अर्थात आज उपभोक्तावाद की संस्कृति बढ़ रही है, इसके बारे में श्यामाचरण जी ने अपने विस्तृत विचार प्रस्तुत किए। अब ये पाठ यही समाप्त होता है। कल हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे। नमस्कार।